नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम शुरू करेंगे अपनी वायसराय की श्रृंखला। भारत में ब्रिटेन की सरकार ने लगभग 90 वर्षों तक शासन किया है वायसराय के माध्यम से। इन वायसराय के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे और इनके कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1858 से 1947 तक वायसराय के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार ने भारत में शासन किया। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज से हम बात करेंगे वायसराय के माध्यम से। तो सबसे पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल था 1857 से 62। मैंने गवर्नर जनरल में आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में बताया था कि इनकी नियुक्ति 1856 में एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुई थी। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की सरकार ने भारत के लिए नियम कानून बदले और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम देखते हैं। जब 1857 क्रांति हुई, उसके बाद ब्रिटेन को लगने लगा कि भारतीय उपनिवेश में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए कुछ परिवर्तन करने होंगे। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले 1858 में 1858 का अधिनियम लेके आए। अगस्त 1858 में, अगस्त के महीने में एक एक्ट लेके आए, जिस एक्ट को बोला गया एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में बेहतर शासन हेतु अधिनियम एक्ट, भारत में बेहतर शासन लाने के लिए अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से कुछ प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मैंने आपको बताया था 1853 के एक्ट में बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तब तक रहेगा जब तक ब्रिटेन की संसद की इच्छा होगी। 5 सालों के अंतर्गत ही ऐसी इच्छा हो गई, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई। इसके परिणाम स्वरूप 1858 का अधिनियम आया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। मतलब अब कंपनी का शासन नहीं है, अब ब्रिटेन की सरकार प्रत्यक्ष रूप से शासन करेगी। इसके अलावा क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी कंपनी में, उस पोस्ट का नाम चेंज करके बोल दिया गया वायसराय। वायसराय कौन होता था? वायसराय जो होता था क्राउन का प्रतिनिधि होता था। क्राउन जो राजशाही होती थी, ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता थी, उसका रिप्रेजेंटेटिव उसको वायसराय बोलते थे। तो 1858 का अधिनियम अगस्त 1858 में आया। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन की सरकार को लग रहा था कहीं ना कहीं दोबारा से ऐसी क्रांति ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने कुछ अलग से डिक्लेरेशन की, घोषणाएं की। तो नवंबर 1858 को याद रखिएगा, नवंबर 1858, ये अगस्त में हुआ, ये नवंबर 1858 में क्वीन की डिक्लेरेशन आई, महारानी की घोषणा। ठीक है, इस घोषणा को इलाहाबाद से कैनिंग के द्वारा पढ़कर बताया गया, पढ़कर सुनाया गया। कैनिंग ने, वायसराय कैनिंग ने इलाहाबाद से इसको पढ़कर सबको सुनाया कि क्या क्या डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि कैनिंग ने जो डिक्लेरेशन थी उसको कहाँ पढ़ के सुनाया था। वह जगह थी इलाहाबाद। ठीक है, अब क्या क्या था महारानी की इस डिक्लेरेशन में? तो पहली बात थी कि भारत में विस्तार की नीति का त्याग करेंगे। भारत में अब कोई भी राजनीतिक विस्तार नहीं करेंगे, अब कहीं भी युद्ध नहीं करेंगे, राजनीतिक विस्तार को, उस नीति को त्याग कर दिया गया। साथ ही साथ लिखा गया कि प्रजा के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब कोई भी डिफ्रेंसिएशन या कोई भी डिफरेंस नहीं रखेंगे कि कोई यूरोपियन है या इंडियन है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन लोगों को लुभाने के लिए प्रजा के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये डिक्लेरेशन में बोला गया। इसके साथ साथ बोला गया कि डलहौजी की जो व्यक्तिगत की नीति थी उसको समाप्त किया जाता है। मैंने आपको बताया था, डलहौजी ने कहा था कि कोई भी लोकल शासक जो है वो दत्तक पुत्र को नहीं अपना सकता है। अगर ऐसा किया तो उसका जो किंगडम है वो कंपनी अपने में मिला लेगी। तो जो व्यक्तिगत की नीति थी, दत्तक पुत्र निषेध नीति, जिसके तहत झांसी, सतारा जो मैंने आपको बताया था, तो उस नीति को यहाँ से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यही नीतियाँ कुछ ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति के लिए चिंगारी लगाई थी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोली गई कि जितनी भी भारतीय शासकों के साथ संधियाँ की गई हैं उनका सम्मान किया जाएगा। जैसे अगर कोई भी सहायक संधि की गई है या और कोई संधि की गई है तो उसका सम्मान किया जाएगा, उसको बदला नहीं जाएगा। मतलब आज के बाद अब ब्रिटेन की सरकार है वो राजनीतिक विस्तार नहीं करेगी। माना कि जैसे कि मान लीजिए ग्वालियर के साथ जो इनकी संधि है सहायक संधि की, तो एज इट इज़ रहेगी। मतलब अब ब्रिटिश सरकार जो है ग्वालियर पे युद्ध करके उसको पूर्णतः अपने में नहीं मिलाएगी। जो भी संधियां हैं उनका सम्मान किया जाएगा। तो ये डिक्लेरेशन की गई नवंबर 1858 में। पूर्णतः ये सब कुछ इसीलिए किया गया सो दैट कि भारत में इनका शासन बना रहे, क्योंकि 1857 की क्रांति इतनी ज़्यादा भयावह थी
कि कैनिंग को ये कहना पड़ गया था कि अगर भारतीय शासकों ने अगर उनका साथ ना दिया होता तो उनको बोरा बिस्तर बांध के कब का जाना पड़ता। जो ग्वालियर के राजा थे सिंधिया वगैरह, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था, अदरवाइज अंग्रेज शायद ना टिक पाते। तो भारत में अपने उपनिवेश को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ये सारे काम किए गए और 1858 के बाद ब्रिटेन का प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन हो गया। अब कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी नाम की चीज़ नहीं होगी, अब ब्रिटेन की सरकार भारत में शासन करेगी। तो ये 1858 के अधिनियम और महारानी की डिक्लेरेशन के बाद तय हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आप याद रखिएगा। अब लॉर्ड कैनिंग के समय कुछ और घटनाएं हुई जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला हुआ नील विद्रोह। नील विद्रोह इंपॉर्टेंट है। 1859 से 60 के बीच में, ये सब कुछ होने के बाद 59 से 60 के बीच में बंगाल में नील विद्रोह हुआ क्या था कि यहाँ पर जो नील कृषक थे और यूरोपियन, इनके बीच में टसल हो गई। यूरोपियन जो ट्रेडर होते थे, व्यापारी, वह किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। अब नील की खेती करने में नुकसान क्या था कि जो किसानों की खेती होती थी वो बंजर हो जाती थी नील खेती करने में, लेकिन यूरोपियंस को बहुत फायदा होता था, इसलिए वो जबरदस्ती इनसे करवाते थे। तो इसके लिए एक विद्रोह हुआ, एक अहिंसक विद्रोह हुआ, जिसके नेता थे दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। जब हम कभी विद्रोह पढ़ेंगे, किसान विद्रोह, तो उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, घटनाक्रम कैसे घटे। तो 1859 से 60 के बीच में नील विद्रोह हुआ। नील कृषकों और यूरोपियन ट्रेडर्स के बीच में। तो एक आयोग का गठन किया गया जिसको बोलते हैं नील आयोग। इस माध्यम से, इस आयोग के बाद जो भी निष्कर्ष निकला तो ये कहा गया कि किसानों से अब कोई जबरदस्ती खेती नहीं करवाएगा। हालांकि ये चीज़ें रुकी नहीं और ये आगे भी चलता रहा। तो नील विद्रोह कब हुआ? 1859 से 60 के बीच में। कहाँ हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में। किन के बीच में और कौन से आयोग का गठन हुआ? नील आयोग का। और अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, नील विद्रोह के जो नेता थे दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ये सब। इसके अलावा जब हम नील विद्रोह पढ़ेंगे तो देखेंगे किस किस न्यूज़पेपर ने क्या क्या किया था, कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटनी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार यूरोपियन सैनिकों द्वारा कोई विद्रोह किया जा रहा है। व्हाइट म्यूटनी, श्वेत विद्रोह कब हुआ? 1859 में। ये घटना आप याद रखिएगा। 1859 में श्वेत विद्रोह हुआ, व्हाइट म्यूटनी, यूरोपियन जितने भी सैनिक थे उनके द्वारा। छोटी सी घटना बता दे रहा हूँ क्यों हुआ। एक्चुअली क्या था, 1861 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अलग हुआ करते थे और ब्रिटेन का जब शासन आया तो जो रॉयल आर्मी थी उसके सैनिक अलग होते थे। तो दोनों के बीच में सुविधाओं एवं ट्रांसफर के लेकर मतभेद हुआ करता था कि एक को ज़्यादा क्यों दे दिया, एक को कम क्यों दे दिया। तो इसकी वजह से ये व्हाइट म्यूटनी हुई थी। पहली बार यूरोपियन सैनिकों द्वारा कोई विद्रोह हुआ तो 1859 में श्वेत विद्रोह हुआ। ये कब हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय, 1859 में। याद रखिएगा, क्रमानुसार दे देते हैं कि ये विद्रोह कब हुआ, ये कब हुआ। इनका क्रम आरोही अवरोही क्रम, समय के साथ आगे जाना, समय के साथ पीछे जाना, ये पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है श्वेत विद्रोह। इसी कड़ी में अगला जो टॉपिक है वो है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 में। जिस प्रकार से पहले चार्टर एक्ट आते थे, अब काउंसिल एक्ट आएंगे। ठीक है, पहले 20-20 वर्षों में चार्टर एक्ट आते थे, अब काउंसिल एक्ट आएंगे। तो इन्हीं के समय भारत परिषद अधिनियम लाया गया। ये मेनली लाया गया था भारत में कुछ नए विभागीय प्रणाली, जैसे कुछ नई प्रणालियों की शुरुआत के लिए आया था। जैसे भारत परिषद अधिनियम जो है 1861 में आया तो ये अपने साथ विभागीय प्रणाली की शुरुआत लेके आया, डिपार्टमेंट सिस्टम, कि हर चीज़ का डिपार्टमेंट होगा। जैसे स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है। तो इस प्रकार से पहली बार भारत में व्यवस्थित रूप से विभागीय प्रणाली की अगर शुरुआत की गई है तो 1861 के अधिनियम के द्वारा लाया गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दे रहा हूं कि भारत में अगर शासन करना है तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश मीन्स ऑर्डिनेंस जारी करने की। ये पूछा जा सकता है, भारत में अभी भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। तो अध्यादेश जारी की शक्ति कब शुरुआत हुई? तो पहली बार शुरुआत वायसराय कैनिंग के समय हुई 1861 में। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। जब हम अधिनियम पढ़ेंगे तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जो मुख्य पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस अधिनियम में दो ये बहुत ज़्यादा मुख्य पॉइंट हैं। ठीक है, बाकी इस अधिनियम को हमको डिटेल में पढ़ना है। ये था 1861 का अधिनियम। इसके अलावा कुछ अन्य घटनाएं हुई, जैसे उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम हुआ और इस अधिनियम के माध्यम से जो 3 मुख्य प्रोविंस हुआ करते थे, बॉम्बे, कलकत्ता एवं मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता एवं मद्रास, यहाँ पर हाई कोर्ट की गठन का प्रस्ताव रखा गया।
फिर से सुन लीजिए, उच्च न्यायालय अधिनियम हाई कोर्ट एक्ट 1861 के माध्यम से बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास हाई कोर्ट के गठन का प्रस्ताव किया गया। अब हाई कोर्ट बना तो कैसे बना, तो इससे पहले जो भी न्यायालय हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको बताया था कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, सदर निजामत हुई, सदर फौजदारी हुई, इन सब न्यायालयों को खत्म कर दिया गया और इनके स्थान पर हाई कोर्ट का गठन किया गया। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट, सदर निजामत, सदर दीवानी, ठीक है, ये जितने या अन्य जो भी न्यायालय थे, इन न्यायालयों को समाप्त करके इनका स्थान किसने लिया, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने। तो पहली बार भारत में उच्च न्यायालयों की शुरुआत यहां से हुई 1861 के अधिनियम से। वो हाई कोर्ट आज भी लगातार काम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। याद रखिएगा, नील विद्रोह, श्वेत विद्रोह, इसके अलावा उच्च न्यायालय अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये सारी घटनाएं यहां पर हुई। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, जो इस समय आप सुनते हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी, मैंने यहां लिख रखा है भारतीय दंड संहिता आईपीसी। आईपीसी का जो ड्राफ्ट है, जो संहिता है, उसको मैकाले ने 1860 में ड्राफ्ट बनाया था और 1862 में लागू हुआ था। इन्हीं का कार्यकाल था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही लॉर्ड मैकाले द्वारा 1860 में आईपीसी का ड्राफ्ट बनाया गया था और 1862 में लागू हुआ। मतलब पहली बार जितने भी किस कार्य के लिए क्या सजा मिलेगी, ये पहली बार दंड संहिता में इंडियन पीनल कोड जो है वो लागू किया गया। इसी आधार पर आप कमेंट सेक्शन बताइएगा कि सीआरपीसी और सीपीसी के बारे में कब लागू हुआ, कब बना, इसी से रिलेटेड है, कमेंट सेक्शन में आप जरा बताइएगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी मैकाले के द्वारा ड्राफ्ट की गई और 1862 में लागू की गई। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में इनकम टैक्स की अवधारणा भी पहली बार लॉर्ड कैनिंग के समय ही आई और इस आयकर की अवधारणा, इनकम टैक्स, जो वर्तमान में आप इनकम टैक्स देखते हैं, इनकम टैक्स की अवधारणा भी जो है इन्हीं के समय आई, लॉर्ड कैनिंग के समय। और पहले वित्त मंत्री थे, उनका नाम लिख लीजिएगा, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन जो है भारत के पहले वित्त मंत्री के तौर पर बने और आयकर की अवधारणा कि जिसकी आय ज्यादा है उससे आय से टैक्स वसूला जाएगा। तो पहली बार जो आयकर लगाया गया था वो आयकर था कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 500 रुपए या उससे ज्यादा है तो उससे 5% आयकर लिया जाएगा। तो ये पहली बार इनकम टैक्स जो है लॉर्ड कैनिंग के समय आया और आयकर की अवधारणा लाने वाले कौन थे, जेम्स विल्सन, जो पहले वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। आईपीसी, इनकम टैक्स, जो भी मैंने आपको उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ये तीनों चीज़ें जो सुधार थे वो लॉर्ड कैनिंग के समय आए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लॉर्ड कैनिंग थे इनको क्लीमेंसी कैनिंग भी बोलते थे। क्लीमेंसी कैनिंग का मतलब ये था काफ़ी दयावान वायसराय माने जाते थे। क्लीमेंसी कैनिंग, अगर आपसे कोई पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि क्लीमेंसी या दयावान कौन वायसराय हुआ करते थे, तो इनको क्लीमेंसी कैनिंग भी बोलते थे। हालांकि ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए, वो इसलिए था क्योंकि इनकी जो नीतियां थीं वो काफ़ी लिबरल हुआ करती थी, माइल्ड एंड लिबरल। तो माइल्ड एंड लिबरल पॉलिसीज़ के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, काफ़ी उदार नीतियों की वजह से इनको क्लीमेंसी कैनिंग भी बोलते थे। और ये बेचारे जब भारत से विदा हुए तो इंग्लैंड पहुंचने के 1-2 साल में, 1-2 महीनों में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बीमारियां लग गई थी इनको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिए थे, काम ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो ये था लॉर्ड कैनिंग का पूरा कार्यकाल। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड नंबर पे लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन जो है इनका कार्यकाल था 1862 से 63, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई 62-63 में, इन्होंने वहाबी जो विद्रोह था उसका दमन किया गया था। वहाबी विचारधारा कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा है, जो ये चाहती है कि जो पुराने इस्लामी कानून हैं उनको अब लागू किया जाए। तो उस वहाबी विद्रोह का दमन किया गया। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में वहाबी जो विद्रोह है उसकी शुरुआत या उसके नेता कौन थे। अभी भी जो धारा है वो चल रही है। इवन सऊदी अरब में लगभग 90% से ज़्यादा लोग वहाबी संप्रदाय को मानते हैं।
तो लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल जो है 1862 से 63 के बीच में था और इन्होंने वहाबी विद्रोह का दमन किया। लॉर्ड एल्गिन एक्चुअली क्या था, ये शिमला से सियालकोट जा रहे थे और उस रास्ते में इनकी हार्ट अटैक से या दम घुटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका विचारों का कार्यकाल जो था 1 ही वर्ष का था। तो लॉर्ड एल्गिन के बारे में ये सिर्फ इतना ही है कि इनके कार्यकाल में सिर्फ इतना ज़्यादा हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे वायसराय के बारे में, जो हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ये इंपॉर्टेंट हैं। ये वायसराय बनने से पहले जो भी आपने सिख युद्ध सुने हैं, आंग्ल सिख युद्ध, पंजाब में जो भी युद्ध है, पंजाब और सिंध में, उन युद्धों में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इनकी वजह से वो सारे युद्ध हम जीते, ब्रिटेन या अंग्रेज जीते थे। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो हैं, इनका कार्यकाल था 1864 से 69, 5 वर्षों के लिए। इनके कार्यकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, पहली थी भूटान युद्ध, भूटान के साथ युद्ध। 1864 से 65 के बीच में भूटान का युद्ध हुआ। एक्चुअली भूटानी जो हुआ करते थे वह बंगाल और आसाम में आके आक्रमण करते थे और कुछ लूट के लेके जाते थे। इससे ब्रिटेन वाले परेशान थे या कंपनी वाले, ये ब्रिटिश शासन जो था परेशान था। तो इन्होंने भूटान के साथ युद्ध किया। युद्ध करने के साथ भूटान के 4 से 5 महीने भी नहीं टिक पाए थे, 4 से 5 महीने में ही हार गए और सिंचुला की संधि हुई। ये याद रखिएगा कि संधि किसकी हुई थी, सिंचुला की संधि हुई और भूटान हार गया। तो भूटान के साथ युद्ध जो है 1864-65 में हुआ। इससे पहले भूटान स्वतंत्र था। इनके कार्यकाल में एक बहुत ज़्यादा बड़ी घटना हुई, वह ये थी कि उड़ीसा में अकाल, जो इनका फेल्योर भी माना जाता है। ठीक है, उड़ीसा में अकाल आया 1866 में और 40 से 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई। उड़ीसा में अकाल आया, सब पहला बड़ा अकाल था उड़ीसा में अकाल 1866 में। 40 से 50 लाख लोग मर गए क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ये इनका बहुत बड़ा फेल्योर माना जाता है। इन्होंने जब तक स्थिति संभाली तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। इसी के बाद एक कैंपबेल आयोग का गठन हुआ। जब भी आप अकाल के बारे में पढ़ेंगे तो आप इस आयोग के बारे में पढ़ेंगे। जब हम अकाल के बारे में चर्चा करेंगे कौन कौन से आयोग बने, तो पहला आयोग जो था वो था कैंपबेल आयोग, वो अकाल से संबंधित ही था। तो उड़ीसा में अकाल आया 1866 में और कैंपबेल आयोग का गठन हुआ। जॉन लॉरेंस को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए जानते हैं, एक इनकी पॉलिसी थी, ये है कुशल आक्रमणीयता की नीति, मास्टर इनएक्टिव पॉलिसी। इसके लिए इनको जाना जाता है। इनका नाम हिस्ट्री में इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो नीति थी इन्होंने दी थी। एक्चुअली ये भारत में पहले से थी, पंजाब युद्ध में थे, सिख, इसके पहले अफगान युद्ध को अच्छे समझते थे। ये जानते थे कि रसिया जो है, रूस का प्रभाव जो है, अगर उसको रोकना है तो अफगानिस्तान को एज अ बफर स्टेट रखो। जैसे क्या, अफगानिस्तान के सीमांत क्षेत्रों पर सशक्त नियंत्रण करो और अफगानिस्तान के साथ मित्रवत संबंधों की स्थापना करो। क्योंकि पहले अफगानिस्तान युद्ध में अंग्रेजों की बुरी तरीके पराजय हुई थी और ये जानते थे अफगानिस्तान से लड़के कोई फायदा नहीं होगा। रसिया को रोकना है तो अफगानिस्तान को एक बफर क्षेत्र बना दो और अफगानिस्तान से मित्रवत संबंध रखो। अगर लड़ना हो तो रसिया अफगानिस्तान से लड़े, फिर हम देख लेंगे। तो इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ जो भी सीमाएं लगी हैं वहाँ पर सशक्त नियंत्रण रखना है, साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ मित्रवत संबंधों की स्थापना करनी है। इनके आगे आने वाले 3 वायसराय ऐसा ही करेंगे लिटन तक। लिटन जो है अफगानिस्तान युद्ध में पढ़ेंगे। इस नीति के लिए एक्चुअली 2 प्रकार की नीतियाँ होती हैं, या तो फॉरवर्ड अग्रगामी नीति कि आप सीधे जाके हमला करो और युद्ध जीत लो, और दूसरा होता है मास्टर इनएक्टिव पॉलिसी। तो अगर ये पूछा जाए कि मास्टर इनएक्टिव पॉलिसी के लिए कौन जाना जाता है, तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो हैं इस पॉलिसी के जन्मदाता बोलो या इन्हीं की ये पॉलिसी थी। तो 3 वायसराय के बारे में हमने बात कर ली 1858 से 1869 के बीच में। अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे और होपफुली आपको सारे पॉइंट यहाँ पर जितने भी हैं फैक्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। इससे बाहर एग्जाम में आने का कोई सवाल नहीं बनता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।